हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा था जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, तो उनमें दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हमने देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इनमें किसी भी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इनमें किसी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी बिना एनर्जी यूज के ही क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें हमने पहले देखा था सिंपल डिफ्यूज़न के बारे में, जिसमें सिंपल डिफ्यूज़न में क्या था कि जो भी मॉलिक्यूल्स थे वह क्या हो रहे थे, ईजिली डिफ्यूज़ हो रहे थे, उन्हें किसी भी प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद एक हमने देखा ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हाई टू लो कंसंट्रेशन क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, उनका मूवमेंट होता है। उसी में आज आगे हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, तो जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है उनमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के प्रोटीन्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, या बिना प्रोटीन्स के हेल्प के ही, बिना ट्रांसपोर्टर के हेल्प के ही क्या हो जाते हैं, ईजिली जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनमें डिफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है इसमें क्या होता है, वे मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉल या हाइड्रोफोबिक नहीं है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए क्या होती है, प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, यानी ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होती हैं। तो इनमें क्या होता है, प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हम देखते हैं कि जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे ग्लूकोज और भी अमीनो एसिड्स, इन सब के क्या होकर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनमें क्या की ज़रूरत हो रही है, प्रोटीन्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। या तो ये कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं या चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है उनमें क्या होता है, कैरियर जो प्रोटीन्स होता है वह इन्वॉल्व होता है, और इनमें जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनके कैरेक्टर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनका क्या, कैरियर प्रोटीन के थ्रू उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वह क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो कोई किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का ही क्या होगा, जो भी ट्रांसपोर्टर है उनके ज़रिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और ये हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, हाई टू लो। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वह हमेशा हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की ओर। तो इनमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। यह थर्मोडायनेमिकली क्या है, फेवरेबल है, क्योंकि यह क्या हो रहे हैं, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। इनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। यदि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हाई टू लो मूवमेंट होगा तो यह कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होगा, यानी कौन से डायरेक्शन में यह ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यह क्या है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जिनमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है उसे हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है जिसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके जो ट्रांसपोर्ट करने की रेट होती है वह क्या होती है, सिंपल डिफ्यूज़न की तुलना में कहीं अधिक होती है। यह ईजिली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसी में हम देखेंगे कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होती है उन्हें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मूवमेंट भी बढ़ेगा। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो यह जो मॉलिक्यूल्स होती है वह हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करती हैं, हाई टू
लो, तो यह क्या होते हैं बोथ डायरेक्शन में यानी रिवर्स भी इनका क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यह किस पे डिपेंड कर रही है, जो सॉल्यूट्स होती हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन पर यह डिपेंड करती है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वह भी इसे क्या कहता है, अफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि जो स्मॉल होते हैं, स्मॉल एंड जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होती हैं वह जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी तुलना में ईजिली क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। इनका डिफ्यूजन क्या होता है, जल्दी होता है। तो यह क्या करती है, मॉलिक्यूल्स के साइज पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका मूवमेंट भी बढ़ जाता है। जो भी सॉल्यूट्स होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन पर भी यह क्या होता है, डिपेंड करता है। सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है या बोथ डायरेक्शन में इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और ये हमेशा हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में ही जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वह मूव करती हैं, जिसकी वजह से इनमें किसी भी प्रकार की एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यह साइज, जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वह भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसमें जो स्मॉल और लाइटर जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वह क्या हो सकती हैं, तेज़ी से डिफ्यूज होती हैं, किसकी अपेक्षा, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी अपेक्षा यह क्या होती हैं, तेज़ी से डिफ्यूज होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हम देखते हैं कि जो भी कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, यानी उन्हें क्या होना चाहिए, स्मॉल और हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, तभी ये क्या होंगी, इस सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ हो सकती हैं, उन्हें क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स स्मॉल और हाइड्रोफोबिक नहीं होते हैं। तो इनमें जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया, ग्लूकोज क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है, तो इसका क्या सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा यह यानी इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा यह क्या होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ग्लूकोज जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका ईजिली ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो यह किसकी हेल्प से हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा ही जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गई उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है उसमें एग्जांपल में हम सबसे पहले देखते हैं ग्लूट, जो क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में हम देखेंगे कि नाम से स्पष्ट है कि यह किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए इनमें क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। इसको देखने से पहले एक बार हम कैरियर प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें क्या है, कैरियर प्रोटीन्स हैं कि जो क्या होती हैं, इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है और इनमें स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती हैं, जिनमें कोई भी मॉलिक्यूल्स आकर क्या करता है, बाइंड करता है, जिससे बाइंड होने के बाद इनमें क्या होता है कि जो कैरियर प्रोटीन्स है उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे यह इस साइड ओपन था, उसके बाद ये क्या होता है, इनर साइड जो होती है उनमें ओपन हो जाता है। अब जो मॉलिक्यूल्स बाइंड हुआ था वह क्या होता है, इनर साइड में रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे यह एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस था, उससे फिर इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में, जिनमें क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी का प्रमुख सोर्स है, इसका ट्रांसपोर्ट होना आवश्यक है। लेकिन ये क्या होगा, यह क्या होता है, एक लार्ज एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है। ग्लूकोज क्या है, एक लार्ज है और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, जिसका क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा ये क्या नहीं हो सकता, इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होती है, स्पेशल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कैरियर प्रोटीन्स की, जिसके थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है वह हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस नहीं कर सकता। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस नहीं कर सकता बिना किसी प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट के। तो इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, जिसके द्वारा ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इसमें हम देखते हैं कि एटीपी यूज़ नहीं होती है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कैसा या मूवमेंट कैसा होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा। जो ग्लूकोज है वह हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, जिससे इनमें किसी भी प्रकार की एनर्जी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल होती हैं। तो विथआउट यूज़ एटीपी का यूज़ नहीं होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ग्लूट कैरियर प्रोटीन से वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे क्या हो गया, पैंक्रियास हो गए, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लीवर लाइफ सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल, किडनी सेल, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अलावा भी विभिन्न सेल्स में क्या होती है, यह पाई जाती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इसके बारे में हम देखेंगे तो ये क्या होता है, यह सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, जो क्या करती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके 12 टाइम क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। यह एक यूनिपोर्टर प्रोटीन्स होता है, और ह्यूमन में अगर हम देखेंगे तो यह SLC2A1 इस जीन्स के द्वारा क्या होता है, इनकोड किया जाता है। यह मैमेलियंस, जो सभी मैमेलियन सेल मेम्ब्रेन में यह जो ग्लूकोज है उनके ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होता है वह क्या है, एक मल्टीपास प्रोटीन्स है। तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में हम एक देखते हैं जिसमें है GLUT1, जो कहाँ पाया जाता है, RBC सेल्स में पाया जाता है, और इनमें मोस्ट अबेंडेंट होता है और क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। GLUT1 जो ट्रांसपोर्टर होता है, हम देखते हैं कि यदि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होगा तो यह एकदम बहुत ही लो रेट में होगा, लेकिन वही अगर GLUT1 ट्रांसपोर्टर है तो यह क्या करता है, सिंपल डिफ्यूज़न के कंपैरिजन में 50,000 टाइम्स इसका रेट क्या करता है, यानी उसका रेट ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, सिंपल डिफ्यूज़न की तुलना में। यह उससे ज़्यादा क्या कर सकता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सकता है तेज़ी से। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यह कैसे इनका ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जो GLUT1 है कैसे कार्य करता है, जिसके द्वारा क्या होगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे कि जैसे जो GLUT1 है उसके द्वारा जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये सेल क्या है, इनसाइड ऑफ सेल, इस सेल का इनर साइड है, और आउटसाइड ऑफ सेल, ये सेल का आउटसाइड है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जिनमें क्या है, GLUT1 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जो कौन से कन्फर्मेशन में है, T1 कन्फर्मेशन में है। अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो इसमें हम देखेंगे कि यह क्या होता है, सेल के आउटसाइड की ओर क्या होता है, खुला हुआ होता है, और इस GLUT1 या जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर उनमें क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स के कैरेक्टर अप्लाई होंगे, तो इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बाइंडिंग साइट होता है उनमें क्या होता है, ग्लूकोज आकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसका क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए स्पेसिफिक इनमें बाइंडिंग साइट होते हैं। जिस मॉलिक्यूल्स का हमें ट्रांसपोर्ट करना है उसी मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट जो होंगे वह ट्रांसपोर्टर में प्रेजेंट होंगे। तो जो GLUT1 होता है उनमें एक बाइंडिंग साइट होती है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। अब ग्लूकोज क्या करता है, यहाँ पे आकर बाइंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब जैसे ही ग्लूकोज इसमें आकर GLUT1 में आकर बाइंड हो जाएगा तो इनमें क्या हो जाएगी, कन्फर्मेशन चेंज आ जाएंगी, और चेंज आ जाने के बाद यह क्या होता है, जो आउटसाइड की ओर खुला था वो अब इनसाइड की ओर क्या हो जाता है, खुल जाता है, सेल के अंदर खुल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, T2 कन्फर्मेशन कहते हैं। अब यह क्या हो गया, बाहर की ओर खुला था वह क्या हो गया, बंद हो गया, और यह क्या हो गया, अंदर की ओर खुल गया, अंदर की तरफ खुल जाता है, जिसे हम T2 स्टेज कह रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। जैसे ही ये अंदर की ओर खुलता है जो ग्लूकोज होता है वह क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि अभी भी T2 अवस्था में ही है। इसके बाद जब जैसे ही ग्लूकोज रिलीज होता है उसके बाद यह पुनः अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाता है। कौन से, अपने पुनः कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, और जो अंदर की ओर खुला था वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और यह पुनः बाहर की ओर खुल जाएगा।
और या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। इसके बाद पुनः इसमें क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद इनमें चेंजेस होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, ग्लूकोज रिलीज सेल के इनसाइड में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो GLUT1 होता है उसके द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, वह सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर क्या होता है, रिलीज होता है। किसके द्वारा, GLUT1 के द्वारा। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है उसमें जो GLUT1 है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे कि जैसे जो GLUT1 होता है वो क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और यह 54 किलो डाल्टन जो मॉलिक्यूलर वेट्स के इनमें 492 क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो GLUT1 होता है, जो GLUT1 ट्रांसपोर्टर है, वह क्या करता है, ग्लूकोज के अलावा जो गैलेक्टोज होती हैं, मैनोज होती हैं, ग्लूकोसामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इन सबको भी क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और यह क्या होती हैं, जो हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकॉप्स के बने हुए होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो कैरियर प्रोटीन्स है वह सबस्ट्रेट के साथ तो बाइंड तो करता है, लेकिन उनके केमिकल नेचर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करता है। इसमें GLUT1 के अलावा हम देखेंगे और भी होते हैं, जैसे GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। जो मेन है वो हम देखेंगे कि इनमें जो GLUT1 होता है, GLUT1 क्या है, सभी सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में यह पाया जाता है, लेकिन जो RBC की सेल्स होती हैं इनमें यह क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से GLUT2 देखते हैं तो GLUT2 क्या करता है, यह जो ग्लूकोज सेल के अंदर था उसे सेल के बाहर लाने का काम करता है। कौन कर रहा है, GLUT2। यह लीवर सेल, पेंक्रियाटिक, इंटेस्टाइनस और भी सेल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं GLUT3 है, कहाँ होते हैं, ब्रेन सेल्स में पाई जाती हैं। GLUT4 यह मसल्स और जो हार्ट सेल्स होती हैं उनमें पाई जाती हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद GLUT5 देखते हैं तो यह क्या होता है, जो इंटेस्टाइन, टेस्टिस, जो किडनी, स्पर्म सेल्स होती हैं इनमें यह पाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो ग्लूकोज है, जो लार्ज और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के द्वारा। तो यह पूरी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर हो रहा है किसके द्वारा, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं उनकी हेल्प से। इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है और ये हमेशा हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही क्या कहते हैं, मूव करते हैं। तो यह पूरी जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, इनके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।